गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम अगेन। आई होप सब अच्छे होंगे। नाउ क्लास 7th सब्जेक्ट सोशल स्टडीज़ हिस्ट्री चैप्टर 4th द दिल्ली सल्तनत चैप्टर स्टार्ट कर लिया था एंड वी स्टार्टेड ऑल्सो द अलाउद्दीन खिलजी। हमने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में भी स्टार्ट कर दिया था टॉपिक। नाउ थोड़ा उसका एक बार रिवीजन ले लेते हैं। मिलिट्री रिफॉर्म्स देख लिया था, रेवेन्यू रिफॉर्म्स हम देख चुके थे, उसका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कैसा था हमने देख लिया, कैसे मंगोल से उसने प्रोटेक्शन करने का काम किया था। नाउ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक बार फिर से देख लेते हैं, हाफ हो चुका था, रिवाइज कर लेते हैं और इनफैक्ट पूरा ही वापस देख लेते हैं। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स Alauddin's soldier used to the cash they earned to buy supplies from merchants. अलाउद्दीन खिलजी के जो सोल्जर्स थे वो जनरली कैश यूज़ करते थे। ठीक है, किस लिए यूज़ करते थे वो कैश? वो मर्चेंट्स जो होते थे उनसे सामान खरीदने में। मर्चेंट्स मतलब जो छोटे मोटे व्यापारी होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं वो। To ensure the merchants did not charge hefty prices from soldiers, और ये चीज़ ज़रूर रहती थी कि मर्चेंट्स जो है वो ज़्यादा चार्जेस उससे नहीं लेंगे, जो प्राइस है उससे। ठीक है, अलाउद्दीन पुट कंट्रोल्स ऑन प्राइजेस ऑन द गुड्स इन दिल्ली। अब अलाउद्दीन खिलजी ने ये कंट्रोल करके रखा था, अपने अंडर में रखा हुआ था, बजट हम इसको बोल सकते हैं। किसी भी गुड्स पे जो प्राइस हैं वो ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, दिल्ली के अंदर, हम अभी सिर्फ दिल्ली रीजन की बात कर रहे हैं। नाउ ही फिक्स्ड द प्राइजेस ऑफ एसेंशियल आइटम्स सच एज फूड, क्लोथ्स, हॉर्सेस एट्सेट्रा। और उसने कुछ चीज़ें जो थी उन पे प्राइस जो था वो क्या कर दिया था, फिक्स कर दिया था। कैसे? कौन कौन से आइटम्स थे? फूड था, यानी कि खाने पे, जो फूड ग्रेन क्रॉप्स वगैरह होती, वेजिटेबल्स होती है, उन सब पे, क्लोथ्स पे और हॉर्सेस पे। नाउ ही ऑल्सो अपॉइंटेड ऑफिसर्स हु मेड द श्योर द मर्चेंट्स डिड नॉट चार्ज हायर प्राइजेस दैन द अप्रूव्ड रेट्स। अब देखो ये क्या करता था, सब चीज़ों पे प्राइस जो है अपनी फिक्स कर देता था। उससे ज़्यादा जो प्राइस है, मतलब आप इसको बोल सकते हो, अगर प्रेजेंट टाइम में देखें तो एमआरपी से ज़्यादा चार्जेस नहीं लगने चाहिए या कोई नहीं लेना चाहिए। ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एज वेल एज ऑन दैट टाइम अलाउद्दीन खिलजी वॉज ऑल्सो टेकिंग और हेल्डिंग दिस प्रोसेस। अलाउद्दीन खिलजी जो था वो ये मैटर देख रहा था। उसने इसके लिए क्या कर दिया था, ही अपॉइंटेड सम ऑफिशियल्स, उसने ऑफिसर्स अपॉइंट कर दिए थे इसके लिए, जो इस चीज़ का ध्यान रखते थे कि जो अप्रूव्ड रेट हो चुकी है, जो अलाउद्दीन ने फिक्स कर दी है प्राइजेस, उनसे ज़्यादा पैसे जो है वो कोई नहीं ले। अलाउद्दीन रिसीव्ड डेली रिपोर्ट्स फ्रॉम द ऑफिसर्स, और वो क्या करता था, उन सारे ऑफिसर से डेली रिपोर्ट लेता था। एडमिनिस्ट्रेशन उसका सिस्टम अच्छा चल रहा है। एनी मर्चेंट हु वॉज फाउंड violating the price controls faced a harsh punishment. अगर कोई ऐसे क्राइम करते हुए पकड़ा भी जाता था तो उसको बहुत ज़्यादा बुरी पनिशमेंट मिलती थी। इन दिस वे अलाउद्दीन made sure the soldiers lived comfortably in the salary he paid them. और वो इस चीज़ का भी बहुत ध्यान रखता था कि आर्मी जो है उसकी स्ट्रॉन्ग बनी रहे, तो वो जो सैलरी उनको प्रोवाइड करवा रहा है, दे आर कंफर्टेबल विद दैट, वो उसके साथ में अपनी लाइफ जो है अच्छे से सर्वाइव कर सके। इट मीन्स वो आर्मी पे ज़्यादा खर्चा करता था। वैसे ये एक ऐसा पॉइंट है जो आपको कई जगहों पे देखने को मिलेगा कि आर्मी पे लोग ज़्यादा पैसा जो खर्च कर रहे हैं वो इसलिए करते थे ताकि आर्मी स्ट्रॉन्ग बनी रहेगी। और सबसे बड़ी बात है कि वो आर्मी में अलाउद्दीन खिलजी के जीत का सबसे बड़ा जो रीज़न था वो ये भी था कि अलाउद्दीन खिलजी के आर्मी में एक नेशनलिज्म की फीलिंग थी। वो लोग रिलीजियस भी रिलेटेड थे और नेशनलिस्ट भी रिलेटेड थे। जब आप इसको ऐसे समझो, अगर इंडिया है, इंडिया में अगर कोई हमें ये इफ़ वी आर गोइंग टू अमेरिका और एनी अनदर फॉरेन कंट्री एंड वहाँ पे अगर कोई ऐसा आपको डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है, देन व्हाट विल यू से, आप क्या बोलोगे? ठीक है, तो आप वहाँ पे आपके अंदर एक ये फीलिंग आएगी, कोई अगर आप इंडियन हैं, मतलब आप ऑफ कोर्स आप इंडियन हैं, और अगर कोई और वहाँ पे इंडियन आपको मिल जाता है तो, और कोई अगर वहाँ पे इंडियन को कुछ गलत बोलता है तो आपके माइंड में आएगा, नो वी आर एन इंडियन, हम क्या हैं, हम
इंडियन हैं, हम एक भारतीय हैं, तो हम उस चीज़ को क्या करेंगे, ओपोज करेंगे, सब मिलके करेंगे। तो वो एक जो फीलिंग होती है ना, मैं मेरी कंट्री, ये वाली जो फीलिंग है, दैट इज़ कॉल्ड द नेशनलिज्म फीलिंग, एंड दैट इज़ जस्ट लाइक अ बॉन्ड। ये एक बॉन्ड होता है जो मतलब एक अच्छी सी रिलेशन जो होता है वो स्ट्रॉन्ग बना देता है, या जो बॉन्डिंग होती है उसको और स्ट्रॉन्ग कर देता है। तो किंग में और नेशनलिज्म की इस फीलिंग की वजह से किंग और वहाँ की आर्मी यानी कि सोल्जर्स में ये जो फीलिंग थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली उनमें थी। सो दैट वाज द मेजर रीज़न कि उसकी आर्मी कभी भी उसके अगेंस्ट नहीं गई अलाउद्दीन खिलजी के, और अलाउद्दीन खिलजी का हमेशा उसने फेवर किया था। और अलाउद्दीन खिलजी के इसी वजह से, आर्मी की वजह से ही उसने इस तरह से इतना अपना किंगडम जो था वो एक्सटेंड कर लिया था। नाउ मैनी ऑफ अलाउद्दीन्स पॉलिसीज़ वर फॉलोड बाय लेटेस्ट सुल्तान्स एंड मुगल्स। अलाउद्दीन खिलजी की यही पॉलिसीज़ थी बहुत सारी ऐसी, जिसको बाद में आने वाले सुल्तान्स और मुगल्स ने क्या किया था, फॉलो किया था आफ्टर हिज डेथ, उसकी डेथ के बाद में। देयर वॉज अ टसल, उसकी डेथ के बाद में क्या था, टसल ऑफ पावर फॉर द थ्रोन ऑफ दिल्ली। अब ऑब्वियसली मैंने वही बताया था आपको कि कोई स्ट्रॉन्ग किंग नहीं है, तो क्या होगा कि बहुत ज़्यादा लोग उसके ऊपर टूट पड़ते हैं कि नहीं, उसे किंगडम लेना है, उसे लेना है। यही बात थी। और टसल का मतलब होता है एक ही चीज़ के लिए ज़्यादा लोग क्या कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, लड़ रहे हैं आपस में। इवेंचुअली द सल्तनत पास्ड इनटू द हैंड्स ऑफ तुगलक्स। अब इवेंचुअली ऐसा करते करते अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा जो उठा लेता है वही उसी के हाथ में, जिसके पास पावर है उसके हाथ में सॉवरेनिटी आ ही जाती है, उसके हाथ में किंगडम आ ही जाता है। द सेम थिंग दैट तुगलक्स के हाथ में आ गई है। अब ये क्या चीज़ बोल सकते हैं हम इसे, दिल्ली सल्तनत। ठीक है, दिल्ली सल्तनत किसके हाथ में है, अब तुगलक्स के हाथ में। नाउ पैट्रन ऑफ लर्निंग, आर्ट एंड कल्चर के बारे में अलाउद्दीन खिलजी कैसा था। ऑल्दो लिटरेचर, अलाउद्दीन वॉज अ पैट्रन ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर। अलाउद्दीन खिलजी जो था वो बहुत शौकीन भी था, किस चीज़ का, आर्किटेक्चर का, लिटरेचर का और आर्ट का। मैंने आपको बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी एक चीज़ का और शौकीन था, उसी से रिलेटेड है ये, उसी का सब पॉइंट हम इसको बोल सकते हैं। दैट वाज अलाउद्दीन खिलजी, हर एक फेमस चीज़ जो होती थी, जो यूनिक होती थी, जो फेमस होती थी, जिसमें कुछ स्पेशलिटी रहती थी, जो कुछ क्वालिटीज़ से फुल ऑफ रहता था, उसमें बिलीव करता था। ठीक है, उसको वो पसंद करता था, अपने पास रखना ज़्यादा उसको पसंद था। नाउ ही बिल्ट द सिटी ऑफ सीरी फॉर हिज सोल्जर्स। उसने अपने सोल्जर्स के लिए देखो पूरी एक सिटी ही अलग बना दी है, सीरी। एंड ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड सेवरल मोनूमेंट्स, उसने बहुत सारे मोनूमेंट्स भी बना दिए थे जो उसकी पावर को शो करते थे, उसके एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम को, उसके कल्चर को प्रेजेंट करने का या रिप्रेजेंट करने का काम करते थे। नाउ मैनी स्कॉलर्स सच एज अमीर खुसरो, देखो इसमें बोला जा रहा है स्कॉलर्स यानी कि बहुत सारे ऐसे, स्कॉलर्स का मीनिंग होता है कि ये लोग अपने कोर्ट में क्या करते थे ना एक पोइट राइटर रखते थे जो इनके बारे में सारी बातें लिखने का काम करते थे, और जिसको हम आम लैंग्वेज में बात करें तो हिस्टोरियंस भी बोल सकते हैं, जिन्होंने हिस्ट्री लिखी है। तो अमीर खुसरो ने क्या किया था, अमीर खुसरो और शेख निज़ामुद्दीन औलिया, इन्होंने क्या किया था, इसके कोर्ट के ये लोग पार्ट थे, पार्ट ऑफ हिज कोर्ट, इसके कोर्ट में रहते थे। अमीर खुसरो वॉज बोथ अ पोइट एज वेल एज म्यूजिशियन। अमीर खुसरो की ये खासियत थी कि अमीर खुसरो क्या था, अमीर खुसरो एक पोइट भी था, ठीक है, एक कवि भी था और म्यूजिशियन यानी कि संगीतकार भी था। मैनी ऑफ हीज राइडल्स एंड पोएम्स आर नोन टू दिस डे। आज के टाइम में इसकी बहुत सारी पोएम्स वगैरह जो इसके क्रिएशंस रहे हैं उनके बारे में बात होती रहती है। ही हैज़ रिटन इन डिटेल अबाउट अलाउद्दीन खिलजी इन खजीनुल फुतूह। इसने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में लिखा है खजीनुल फुतूह के अंदर, एक इसने जो क्रिएशन लिखा है उस क्रिएशन का नाम है, एंड एक बायोग्राफी भी बोल सकते हैं आप इसको, एंड लेटर अबाउट द रूल ऑफ तुगलक्स, और उसके बाद में जो तुगलक का रूल आया था उसके बारे में भी उसने डिटेल में लिखा हुआ है। नाउ अबाउट द तुगलक डायनेस्टी। द तुगलक डायनेस्टी was founded by Ghazi Malik
तुगलक जो डायनेस्टी है उसकी फाउंडेशन रखने का काम कौन कर रहा है? गाजी मलिक। और खलजी डायनेस्टी की किसने रखी थी? जलालुद्दीन खलजी ने। और लास्ट रूलर कौन था उसका? खलजी डायनेस्टी का लास्ट रूलर था अलाउद्दीन खिलजी, वॉज द नेफ्यू ऑफ द जलालुद्दीन खलजी यानी कि फिरोज शाह। नाउ अलाउद्दीन खिलजी हु हैड सर्व्ड एज अ गवर्नर। अब ये गाजी मलिक कौन है? देखो, गाजी मलिक गवर्नर था किसका? अलाउद्दीन खिलजी के अंडर में। ही टुक ओवर दिस सल्तनत। उसने क्या किया था? जो सल्तनत थी पूरा उस पर अपना टेक ओवर कर लिया। इन द 14th सेंचुरी आफ्टर किलिंग द लास्ट खलजी रूलर खुसरो खान। उसने खलजी रूलर कह रहे हैं लास्ट था खुसरो खान, ठीक है। इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, होता तो शायद उसको मारा नहीं जाता, उसका मर्डर नहीं होता। जितना अलाउद्दीन खिलजी था उतना स्पेशल ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। आफ्टर टेकिंग ओवर द थ्रोन ऑफ दिल्ली को कवर कर लिया गया था। ही एज्यूम द टाइटल ऑफ गयासुद्दीन तुगलक। और उसने क्या किया था? उसने एक एज्यूम क्या कर लिया था कि उसे क्या मिलेगा? एक टाइटल मिलेगा गयासुद्दीन तुगलक का। और एक्चुअल नाम क्या था उसका? द नेम वॉज गाजी मलिक एंड ही वॉज द फाउंडर ऑफ द तुगलक डायनेस्टी इन द दिल्ली सल्तनत। नाउ गयासुद्दीन तुगलक स्टार्टेड। गयासुद्दीन तुगलक प्रूव्ड टू बी जस्ट अ रूलर। देखो ध्यान रखना, ये किंगडम के बारे में सबसे पहले दिल्ली सल्तनत की बात कर रहे हैं हम लोग। जस्ट रिमेंबर दीज थिंग्स, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है ये, सीनियर क्लासेस के लिए भी है, आपके एग्ज़ाम्स के लिए भी है। सबसे पहले दिल्ली सल्तनत की बात कर रहे हैं। पृथ्वीराज चौहान जो थे, हम सिर्फ दिल्ली सल्तनत की बात कर रहे हैं, पृथ्वीराज चौहान के अंडर में था ये, ठीक है। दिल्ली ये इनको विरासत में मिला था, राइट। तो पृथ्वीराज चौहान के नाना ने उनको दिया था। अब ध्यान रखना, पृथ्वीराज चौहान के बाद यहाँ पे आता है गौरी। कौन आता है? गौरी, मोहम्मद गौरी, ठीक है। मोहम्मद गौरी के बाद में आ जाता है मोहम्मद गौरी का जो स्लेव था, इसी का स्लेव है, याद रखना, इससे रिलेटेड है। अब जो भी रूलर्स आएंगे दे ऑल आर रिलेटेड टू ईच अदर, कहीं ना कहीं वो एक दूसरे से कंडक्ट करते हैं। नो गौरी के बारे में ये है कि गौरी जो था वो क्या गौरी अफ़गानी सरदार था। वो आया था यहाँ पे, उसने पृथ्वीराज चौहान के साथ में 2 बार बैटल किया था और थर्ड टाइम में वो जीत भी गया था। और गौरी के बाद में आ जाता है कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक वॉज द स्लेव। कौन आ जाता है? ऐबक, हम ले लेते हैं इसको, ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में कौन आता है? इल्तुतमिश आता है, ठीक है, जो इसका क्या था? नेफ्यू भी था और सन इन लॉ भी था। शमशुद्दीन, उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में आता है इल्तुतमिश, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में आएगा इल्तुतमिश, वो उसका नेफ्यू भी था और कौन था? सन इन लॉ भी था। इल्तुतमिश के बाद में आता है, इल्तुतमिश के बाद में आएगा रज़िया सुल्ताना बेगम, रज़िया सुल्ताना याद रखना। रज़िया सुल्ताना के बाद आएगा गयासुद्दीन बलबन, हम बलबन लिख रहे हैं, बलबन के बाद में आप याद रखना, बलबन के बाद में कौन था? बलबन के बाद में सीधे अगर बात करें तो खलजी डायनेस्टी की एंट्री हो रही है, बट उससे पहले आ जाएगा यहाँ पे कुछ ऐसे मलमुक सुल्तान्स जो थे, उनकी बात कर रहे हैं हम लोग, जिसमें चालीसा भी आ जाता है, ठीक है, मलमुक सुल्तान। अब मलमुक सुल्तान के बाद में इनको डिस्ट्रॉय करके आते हैं कौन? खलजी डायनेस्टी आ रही है। खलजी डायनेस्टी में हम देखेंगे 3 रूलर्स आ रहे हैं, जिसमें से फर्स्ट है जलालुद्दीन खिलजी और सेकंड आ रहा है इसमें अलाउद्दीन खिलजी एंड थर्ड जो आ रहा है वो जो हमने अभी देखा था, किसको थ्रोन किया था उसने? खुसरो खान को। तो ये हो गया खुसरो खान, ठीक है। अब ये सब खत्म हो जाते हैं, अब आ रही है तुगलक डायनेस्टी, ठीक है। तो तुगलक डायनेस्टी में सबसे पहले आएगा गयासुद्दीन तुगलक। अब आएगा गयासुद्दीन तुगलक, स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, ये याद रखना। देखो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे ना, आप पीछे वाला साथ साथ में इसको डेली रेगुलरली रिवाइज करते रहना। नाउ गयासुद्दीन तुगलक प्रूव्ड टू बी जस्ट अ रूलर। His stern
his stern rule helped restore order in the Sultanate. His reforms brought much relief, especially to farmers. उसने काफ़ी relief दिया है farmers को. Agriculture had suffered a great deal under the policies of Alauddin. अलाउद्दीन की पॉलिसीज़ में बहुत ज़्यादा टॉर्चर बर्दाश्त किया था इन्होंने, और उसके सक्सेसर्स के टॉर्चर भी. नाउ टू हेल्प दी फार्मर्स, उसने जो फार्मर्स थे उनकी हेल्प करने के लिए क्या किया था, गयासुद्दीन रिड्यूस्ड दी फार्म टैक्स टू 1/10 ऑफ दी प्रोड्यूस. जहाँ 50% उनको प्रोडक्शन का देना पड़ता था ना, इसने 1/10 पे लाके ख़त्म कर दिया. He granted farmers respite from tax in times of drought. और उसने क्या किया है, टैक्स तक ये माफ़ कर देगा कब, जब ड्रॉट यानी कि अकाल पड़ेगा. क्योंकि पहले एग्रीकल्चर इरिगेशन पे डिपेंड करता था, और इरिगेशन का एक ही सोर्स था, दैट वाज रेन ओनली. सिर्फ रेन यानी कि बारिश पे डिपेंड करता था. एंड पुट एन एंड टू लैंड सर्वेज. ही ऑल्सो बिल्ट अ नंबर ऑफ ब्रिजेस, गार्डन्स, and even built a new city called तुगलकाबाद near Delhi. अब उसने क्या किया था, ब्रिज गार्डन वगैरह बना दिए थे काफ़ी. उसने काफ़ी ब्रिजेस बना दिए थे. उसने नई सिटी भी बनाई थी जिसका नाम रखा था उसने तुगलकाबाद, जो कहाँ थी, दिल्ली के पास में. सी दिस इज़ द टॉम्ब ऑफ गयासुद्दीन तुगलक. काफ़ी लगता है अच्छा काम किया है उसने. यही रीज़न है कि इसका टॉम बनाया हुआ है इतना अच्छे से. ये देखो उसका टॉम है गयासुद्दीन तुगलक का. नाउ इट्स इनफ फॉर टुडे एंड वी विल कंटिन्यू दिस गयासुद्दीन तुगलक. एंड आफ्टर दैट हम इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक देखेंगे, तुगलक डायनेस्टी देखेंगे, कंटिन्यू चलेगी अभी. टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं. थैंक यू फॉर दी वॉच.